हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम केपलर्स लॉ देखेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है, जिसमें फोर्स जो होता है वो 1/r की कुछ टर्म के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर फोर्स जो है 1/r की पावर n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे दो फोर्स यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों सेंट्रल फोर्स मोशन में ही काउंट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलाम फोर्स होता है उसका फॉर्मूला ये है। इसी तरह से अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। जिनका लाइन इंटीग्रल अब अगर हम करें क्लोज्ड पाथ के ऊपर तो वो ज़ीरो हमें मिले, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व रहना, यानी किसी भी दो पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उन दो पॉइंट्स पे अगर हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालें तो वो अगर इक्वल है तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी यहाँ पर वेलोसिटी है मिनिमम और यहाँ पर वेलोसिटी है मैक्सिमम। यहाँ पर डिस्टेंस है मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम। तो यहाँ पर अगर हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालें, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी क्रॉस आर। वी क्रॉस आर को हम वी आर साइन थीटा लिखेंगे। थीटा वी और आर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर जो होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एम वी मैक्स वी आर मिनिमम, यहाँ पर वी मैक्स है और आर मिनिमम है, तो ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी मिनिमम आर मैक्सिमम, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ पर। इसके बाद हम कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन होती है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वैसे ही एंगुलर मोशन के लिए यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। जहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली जो होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी होती है, तो यहाँ पर हम v की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करेंगे। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल, ये इनिशियल, और ये अल्फ़ा उसका एक्सेलरेशन है और t टाइम है। इसी तरह से थीटा जो है डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी, और ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ये उसको चेंज कर देंगे। इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, तो उसको अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे तो वो होता है F इक्वल टू एम है। तो यहाँ पर F को हम टॉ से रिप्लेस करेंगे। टॉ जो होता है R क्रॉस F होता है, और M को हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्लेस करेंगे, और A को हम उसके एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करेंगे। टॉर्क होता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनको आपस में रिप्लेस करेंगे तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसमें क्या होता है, एक तो रोटेशनल मोशन होता है और एक ट्रांसलेशन मोशन होता है। एक तो वो रोटेट कर रहा है और एक आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों मोशन उसमें काउंट होते हैं। जब प्योर रोलिंग हो तो सिर्फ वो अगर रोल कर रहा है तो वो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। प्योर रोलिंग में क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। r जो है उसकी रेडियस है एक ऑब्जेक्ट की, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसलिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि वो रोल कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। और अगर रोलिंग विथ स्लाइडिंग हो, अगर वो स्लाइड भी करने लग जाए तो यहाँ पर जो है v इज़ ग्रेटर देन आर ओमेगा या लेस देन आर ओमेगा हो सकता है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा उस टाइम, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पर देख लो, जैसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम को हम हमेशा आई से रिप्लेस करते हैं और वी को ओमेगा से रोटेशनल मोशन में। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना होता है तो P इक्वल टू एम वी होता है। M को हम I से रिप्लेस कर देंगे, V को ओमेगा से, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका फर्स्ट लॉ केपलर ने दिया था कि एक प्लैनेट जो होता है वो हमेशा इलिप्टिकल पाथ पे ही मूव करता है, जिसकी एक
मिनिमम डिस्टेंस होती है आर मिनिमम और एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है आर मैक्सिमम। ये उसका फर्स्ट लॉ बोलता था। इसी तरह से उसका सेकंड लॉ बोलता था कि जब एक प्लैनेट एक कांस्टेंट टाइम में जो मोशन करता है तो उसके द्वारा कवर किया गया जो एरिया है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी टाइम के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा है, डी टी टाइम में, यहाँ पर टाइम टी था, यहाँ पर टी प्लस डी टी है, उसकी वेलोसिटी वी थी, तो ये जो डिस्टेंस होगी वी डी टी, और ये आर डिस्टेंस पे है, तो ये जो एरिया हो गया ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर ये डी टी टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया है और यहाँ पर डी टी टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया है, तो ये दोनों एरिया हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पर डी ए होगा 1/2 आर वी डी टी साइन थीटा, ये आधार हो गया आर और ये उसकी ऊंचाई हो गई वी डी टी साइन थीटा। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसको हम पैरेलल मान सकते हैं, क्या काफ़ी बड़ी ऑर्बिट होती है इसीलिए। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी जो होगा एल अपॉन एम आएगा। एल हमेशा एंगुलर मोमेंटम होता है जो कंजर्व रहता है, मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो डी ए बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज कांस्टेंट रहेगा, इसको एरिया वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये उसका केपलर का सेकंड लॉ था कि जो एरिया होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक टाइम टी के लिए। उसका थर्ड लॉ था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। ए क्यूब होती है उसकी हाफ मेजर एक्सिस, उसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक तो मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम हमेशा 2a और माइनर को 2b से लिखते हैं। तो जो टाइम पीरियड है एक प्लैनेट का, टाइम पीरियड जो होता है वो पूरा मोशन करके अगर रिवोल्यूशन का यहाँ पर वापस आए तो उसका जो टाइम होता है उसका स्क्वायर उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम 2a को आर मिनिमम और आर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर मिनिमम यहाँ से यहाँ तक होती है और आर मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक, तो कंप्लीट डिस्टेंस 2a होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को हम ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछते हैं। जहाँ पर u क्या है, u को हम 1/r पुट कर देते हैं, और जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स लॉ होता है k/r⁴n। अब जैसे इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पार्टिकल है, मास m है, इज मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स अलोंग एन ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या दे रखी है हमें, r⁴n a cos n थीटा। फाइंड द फोर्स लो, हमें फोर्स लो निकालना है। तो सबसे पहले हम r⁴n ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो दे रखा है यहाँ पे, फिर हम इसको u में कन्वर्ट करेंगे। u क्या होता है 1/r, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो, तो 1/r में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इन्वर्स करेंगे, cos n थीटा बन जाएगा sec n थीटा, और फिर इसका लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद हमें ये मिलेगा 1/a ln प्लस ln sec n थीटा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा n/u du बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है इसका 0, sec n थीटा अपॉन में आ जाएगा, n थीटा आगे sec का होगा tan n थीटा sec n थीटा। यहाँ से हम du बाई डी थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला ये पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का। तो यहाँ से हम fr निकालेंगे, हमें fr निकालना है फोर्स लो। तो यहाँ से हम इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो होगा du बाई डी थीटा tan n थीटा प्लस n sec स्क्वायर n थीटा डॉट u। ये हमारे पास d2u बाई डी थीटा स्क्वायर आ गया। तो इसकी वैल्यू हम जब यहाँ पर पुट करेंगे, fr निकालना है हमें, तो उसको एज इट इज़ लेके चलेंगे, और यहाँ पर u कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा रहेगा, तो उसको हम sec स्क्वायर n थीटा रख देंगे, और फिर sec स्क्वायर n थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें u और यहाँ से मिलेगा un, तो फिर उसमें से u को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n अंदर रहेगा, और sec स्क्वायर n थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर n थीटा, ये रहा sec n थीटा है, तो इसको हम a को वहाँ पे भेजेंगे तो un a आएगा sec n थीटा। यहाँ से हम sec स्क्वायर n थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो un a का स्क्वायर मिलेगा हमें। यहाँ से हम फोर्स लो निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर जो फोर्स है u के किस पे प्रोपोर्शनल है, u की पावर 2n प्लस 3, u की पावर 2n यहाँ से मिलेगी हमें और 3 यहाँ से मिलेगा। तो u के 2n प्लस 3 के प्रोपोर्शनल है, तो u इक्वल टू 1/r होता है।
तो फोर्स जो होगा 1/r⁻²n+3 के प्रोपोर्शनल होगा, या हम कह सकते हैं r⁻²n+3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो यहाँ पर हमें किस n की वैल्यू चेंज करके एग्जाम में मिल सकती है, तो ये फॉर्मूला याद रख ले डायरेक्ट कि जब भी r⁻n = a cos n थीटा हो तो फोर्स लो ये होता है, सेम साइन n थीटा के लिए भी होता है, ये दोनों सेम होनी चाहिए r⁻n और साइन n थीटा। इसी तरह से r⁻n cos n थीटा सेम होना चाहिए, ये जो n है। इसी तरह से हम पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट देख लेते हैं। दो मास अगर r डिस्टेंस पे है तो उसका फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो F = -k/r²। उसका जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है r = L/1 + e cos थीटा। यहाँ पर जो L जो होता है लैटिस रेक्टम होता है उस ऑर्बिट का, L को हम L² भी लिखते हैं। ये इसकी फॉर्मूला याद रखना, ये आगे बहुत काम आता है। ये एसेंट्रिसिटी होती है, उत्केंद्रता, जिससे हम ऑर्बिट का डिसाइड करते हैं कि ऑर्बिट कैसा होगा किसी का। तो E = √1 + 2E_L²/mk²। E जो होती है उसकी एनर्जी होती है, L एंगुलर मोमेंटम होता है, K यहाँ पर लिखा हुआ है, G m1 m2 होता है, M मास है। तो E डिसाइड करता है कि उसका ऑर्बिट कैसा होगा। जैसे अगर हम E को नेगेटिव लें तो ये नेगेटिव होगा, तो जो स्मॉल e होगा वो या तो ये अगर पार्ट नेगेटिव है तो या तो वो 0 हो जाएगा या वो 1 से छोटा आएगा। तो अगर अंडर रूट में 1 से छोटा है तो या तो वो सर्कुलर पाथ देगा या इलेप्टिकल पाथ देगा। बाउंडेड मोशन है क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, और अगर एनर्जी नॉन नेगेटिव है, या तो 0 है या पॉजिटिव है, तो वो अनबाउंडेड मोशन में होगा। तो जो उसका पाथ होगा वो हाइपरबोलिक या पैराबोलिक हो सकता है। ये एक टेबल मैंने बना रखी है जिससे याद रह जाएगा कि अगर वो 0 से लेस देन हो और इससे बड़ा हो एनर्जी, तो जो E की वैल्यू होगी <1 आएगी, तो इलेप्टिकल मिलेगा। और अगर E की वैल्यू नेगेटिव है अभी भी और इसके इक्वल है, तो E की वैल्यू स्मॉल e की वैल्यू 0 मिलेगी, तो सर्कल पाथ होगा उसका ऑर्बिट। इसी तरह से अगर एनर्जी 0 कर दें तो स्मॉल e की वैल्यू 1 आती है, तो वो पैराबोला देता है हमें उसका ऑर्बिट। और अगर E की वैल्यू <0 है, पॉजिटिव है, तो स्मॉल e की वैल्यू भी <1 होगी, तो वो हाइपरबोला देगा। ये एक ट्रिक इससे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पर एनर्जी 0 है और यहाँ पर एनर्जी -mk²/2L² है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी √gm/r+h है, और यहाँ पर 2gm/r+h है। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑर्बिट आएगा, वेलोसिटी अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी दे रखी है तो उसके लिए इलेप्टिकल ऑर्बिट रहेगा, और इससे ग्रेटर देन के लिए हाइपरबोला। और यहाँ पर सर्कल, इस पॉइंट पर जहाँ पर वेलोसिटी ये है, एनर्जी ये है, तो वहाँ पर सर्कल और सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा, और इस पॉइंट पर पैराबोलिक ऑर्बिट रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन जैसे आ रखा है पहले, ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी दे रखी है, पाथ ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो ये ऑप्शंस है कौन सा पाथ होगा उसका। तो अब जैसे यहाँ पर ट्रिक दे रखा है, तो हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी को अगर हम निकालेंगे तो V = 1.5 gm/r। तो ये 1.5 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1.5 इसके बीच में कहीं पे होगा, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट रहेगा उसका। तो इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं कि उस प्लैनेट का जो ऑर्बिट रहेगा वो इलेप्टिकल रहेगा। दूसरा मेथड क्या है कि इसके अलावा और कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम इसकी। काइनेटिक एनर्जी ये आएगी, V की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 G M r, और पोटेंशियल एनर्जी ये हमें पता ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी ये। अब एनर्जी अगर नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव दो ही पॉइंट में हो सकती है, या तो इलेप्टिकल या सर्किल। सर्किल के लिए जो एनर्जी होगी -G M/2r होगी, और इलेप्टिकल के लिए ये होती है, ये पॉइंट हम आगे क्वेश्चंस में बता देंगे कि ये कैसे आता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमें ये मिली है, तो इसलिए इसका ऑर्बिट क्या होगा, इलेप्टिकल होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।